साहब ने जो लाल टोपी को लेकर और हसीन साहब को कहा कि वो मुसलमानों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हंसी आती है कभी कभी कि इन्होंने भी वो अदा सीख ली है जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने जो अदा सीखी है, झूठ को इस अंदाज में बोलो कि लोगों को सच लिखने का। इम्तियाज़ जलील की हकीकत मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। इम्तियाज़ जलील चुनाव इलेक्शन में या सियासत में आने के पहले वो क्या थी और आज क्या है। तो सियासत का जो वक्फा था 2014 से 24, 10 साल के वक्फे में इम्तियाज़ जलील ने, अच्छा कॉपी करने में भी बड़ा मास्टर है इम्तियाज़ जलील जो है, वो कॉपी भी बहुत अच्छी करता है। मैंने तो खैर वो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नचैया नाचना की जो सिस्टम मैंने देखा, नाचने का एक तरीका होता है, जो हाथ का अंदाज और स्टाइल था थोड़ा सा अजीब लग रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो एक नचैया इंसान था है मतलब। और रहा सवाल है अबू आसिम आज़मी को बोलने का, उसने तो 100 बार सोचना चाहिए था। वो सुपारी किलर लोगों की एक तो गैंग है जो देश के अंदर सुपारी लेकर ऐसी जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करती है जहां माइनॉरिटी के लोग ऑलरेडी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं, फिरका परस्ती से लड़ रहे हैं, ऐसी जगह लड़ रहे हैं और ऐसी जगह पैसे लेके ये तमाम लोग ये अपने लोगों को खड़ा करते हैं। रहा सवाल है इम्तियाज़ जलील को अगर जो तकलीफ है वो मैं समझ सकता हूँ। मसला ये है कि वो मद्दे से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो पैराशूट से उतर गए पूर्व में। अब उनको ऐसा इस बात का एहसास नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का एक नेता, एक समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार उनकी वजह से हार गया, वो हार गया उसकी वजह से। तो इम्तियाज़ जलील साहब की दिक्कत ये है कि अगर हमारा कोई नेता हारा होता ना तो वो बहकता नहीं, बेचारे ये बहक गए और बौखला गए और कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी वसूली बंद होगी। इम्तियाज़ जलील की रिकवरी जो है वो एक बड़े पैमाने पर होती है और महाराष्ट्र के अंदर वो ऐसी ऐसी जगह से वसूली करते थे जो जब अगर वो MLA MP रहे तो उसका इतना बड़ा नुकसान उनको हुआ है तो उनका बौखलाना लाजमी बात है यार। वो उनका इस बात को लेकर वो अपनी को नहीं बल्कि लाल टोपी को भी टाला। एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो इतिहास जानते नहीं है। ये लोग कैसे हैं, सुपारी किलर लोग। इस लाल टोपी का इतिहास इतना पुराना है। ये जो लाल रंग है ना, ये क्रांतिकारियों का है, ये समाजवादियों का लाल रंग है जो सर पे हम पहनते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता का लाल रंग है। इस लाल रंग ने इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। आंदोलनकारियों का ये रंग है। उनको कहाँ ये सब समझेंगे, सुपारी किलर लोग हैं, इनको ये सब चीज़ें थोड़ी मालूम है। इसको हर चीज़ को वो धर्म के आईने में लोगों के सामने रखते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को जज्बाती बनाते हैं। जब ये रैलियाँ निकालते हैं तो सरकार के साथ इनकी सेटिंग होती है। आप देखिए, हमको रैलियों के परमिशन नहीं मिलते हैं और इनको इस तरीके से रोड खाली कर दी जाती है इनके लिए कि आप आइए। पूरे मीडिया को कवरेज देने के लिए मीडिया को इस तरीके से तैयार किया जाता है और आने के बाद उनको अंदर लिया जाता है बॉम्बे के हद में और फिर वापस भेज दिया जाता है। पूरे देश में न्यूज़ चलाई जाती है। बीजेपी के इम्तियाज़ जलील जो है, आप देखे होंगे कुछ जगह कि पुलिस से बिल्कुल सीने से सीना लगाकर टकरा के बात कर रहे हैं। वो बार बार रिलीज़ करते हैं वो लोग ये वीडियो, आपने देखा है ना। तो ये जो है ये मैच फिक्सिंग है, ये बहुत बड़ा मैच फिक्सर है ये। इसके बातों में ना आए आप लोग। इनका जवाब कैसा देंगे आप? इसका उन्होंने गद्दार कहा है। इसका जवाब तो अरे गद्दार, वो एक खुद एक गद्दार है। आज वो MIM में है, अब MIM में कब तक रहता है वो तो वही जाने। जब तक के सब सेटिंग चलते रहेगी, सुपारी का काम मिलते रहेगा तो रहेगा। मोदी के साथ भी जो तो अवैसी साहब मांडी लगा कर बैठे नजर आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोलता हूँ, ये अफवाह खुद देख रही है अभी, वो भी भारत के बाहर। लेकिन सर गद्दार क्यों कहा उन्होंने अबू आज़मी साहब? वही तो गद्दार क्यों कहा, इसलिए कहा ना कि उनको ये यहाँ से हार गए और उनको लगा कि साला अबू आसिम आज़मी के एक कार्यकर्ता के या एक नेता की वजह से मैं हार गया हूँ। अब वो बौखलाहट है उनकी। एक्चुअली क्या हो गया, उनकी रिकवरी बंद हो गई है। जो पैसा उनको मिलता रहा, जो रिकवरी वो करते रहे, जो करप्शन वो करते रहे, जो दलाली वो करते रहे, ये सारी दलाली बंद हो गई चुनाव हारने की वजह से। तो इसकी वजह से वो उनकी बौखलाहट है और वो बौखलाहट के अंदर ये सब बातें करते हैं और फिर अबू आसिम आज़मी के बारे में वो बात बोल रहे हैं। अरे जो इंसान राजनीति में, सियासत में आने के पहले ही जिसके पास में इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा हो, तो राजनीति करते करते आज आमदार रहते हुए खासदार थे, जब भी आमदार आ जाए तब भी अपने पास से पैसा लगाते हैं।
आप तो ये मन्नत का भी कुछ कह रहे थे, मन्नत उनके बंगले के ताले से। मन्नत का जो बंगला है उनका, ये एक्चुअली कॉपी करने में माहिर है, ये एक्टर भी है। डांसर तो मैंने आपको बताया ऐसे हाथ हिला हिला के जो डांस करे, एक्टर भी अच्छे। जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस की छाती से छाती लगाकर जो आदमी ऐसी बात कर रहा हो, आप मीडिया के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, आप ज़रा किसी पुलिस सीनियर पीआई से, एसीपी से ज़रा छाती लगाकर आँख में आँख डाल के बात करेंगे क्या? कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल है आपसे। वो कर रहे हैं और उसके बाद कितनी अच्छी सेटिंग है उनकी, बाकायदा वो वीडियो रिलीज़ करते हैं। वो जब रैली निकालते हैं तो रैली निकालने के लिए उनको जो इस तरीके से परमिशन दी जाती है, रोड खाली कर दी जाती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बाकायदा इनको पूरा प्रोटेक्शन देती है। बीटी में 100% बीटी में, और ये तो बीटी में तो इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। आज इस देश में जो सच बोल रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। आज हमारे एमएलएस की विधायकी जो है ख़त्म कर दी जा रही है। काहे के लिए? तो बोले इन्होंने हेट स्पीच दिया। अब मैं आपको अगर उनकी स्पीचेस सुनाऊंगा और ये लोग जो बोलते हैं वो सुनाऊंगा, तो ये कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए। कार्रवाई इन पर नहीं होती, कार्रवाई उन पर होती है जो बेचारे सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी सेटिंग है बीटी में। सर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक कभी सुने हो कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील के यहाँ रेड पड़ी है क्या? इनको ईडी सीबीआई इसकी कोई धमकी मिलती है क्या? कोई नोटिस आती है क्या? ये विपक्ष के लोगों को बाकी क्यों आती है, इनको क्यों नहीं आती? ज़रा इनसे पूछो तो। इसलिए कि ये ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम है, इनको पूरी तरह संरक्षण है। जो चाहे वो बोल सकते हैं, जब चाहे रैली निकाल सकते हैं, जब चाहे पुलिस के सीने से सीना मिलाकर ऐसा दर्शाते कि वो टक्कर ले रहे हैं। मन्नत के बारे में बता रहे थे आप। तो मन्नत जो है, मन्नत की जहाँ तक मैं बात कर रही, ये कॉपी है। वो आजकल शाहरुख खान का एक बंगला है मन्नत, तो इनको भी जो है उसी बंगले के तर्ज पर एक मन्नत जो है अपने आप को सेलिब्रिटी समझकर वो फ्लैश कर रहे थे। जब ये चुनाव हारे तो मैंने तो ये भी देखा कि जिस तरीके से अपने गैलरी में खड़े होकर अवाम से हाथ दिखा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी है। ये घमंड और गुरूर जो है ना, औरंगाबाद का शाहरुख खान माना जाता है। हाँ, ये घमंड और गुरूर जो है अवाम में यहाँ की कैसा नीचे लाके छोड़ी है, आगे और भी नीचे लाएगी। वो रिक्शा वालों का और पांडपरी वालों का क्या, जिसमें इम्तियाज जलील ने उनको पैसे देकर मैं तो चुना है? पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मैं जानना चाहता हूँ, बेचारा वो ऑटो वाला जिसने ऑटो बेचकर पैसे लगाया, और इन्होंने ही कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात इम्तियाज जलील ने खुद कहा कि भाई ऑटो वाला जिसने ऑटो बेचकर मेरे चुनाव में पैसे लगाया, तो ज़रा बेचारा इनका मन्नत बनना, तो उनकी छोटी सी जन्नत बनाए गई इन्होंने। वंचित ने भी पूरी तरह से साथ दिया था। नहीं तो ये तो एहसान फरामोश लोग हैं भाई, ये तो बहुत हमेशा से एहसान लोगों का भूलते हैं। अवाम का एहसान भूल जा रहे, ऑटो वाले का एहसान भूल जा रहे, रिक्शे वालों का एहसान भूल जा रहे। अपने मन्नत को दिखाने की इनको बड़ी बेताबी थी, मन्नत को फ्लैश करना चाहते हैं। ये एमआईएम की घर वापसी होंगी वापस। एमआईएम की और घर वापसी होने वाली है बहुत जल्दी, आप देखिए। आपकी बेइज्जती का बदला कैसे ले रहे हैं? देखिए, अबू आसिम आदमी साहब की खिदमात को नज़रअंदाज कोई भी नहीं कर सकता। और ये अभी इनको जुम्मा 8 दिन हुआ है जब ये पत्रकारिता करते थे, जब अबू आसिम आदमी साहब इस्टेब्लिश लीडर थे। ये जो है जिन्होंने इनके अभी दूध के दांत भी नहीं निकले थे, उस वक्त से अबू आसिम आदमी साहब का सेटअप है सब। और अबू आसिम आदमी साहब की खिदमात को महाराष्ट्र ही हिंदुस्तान में भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्या वो गोड़ का आंदोलन भी चंदा वसूली था? कि फिर इम्तियाज जलील का जो आंदोलन था वो गोड़ का, वो भी चंदा वसूली था? 100% जिस जगह से उनको पैसे मिल सकते हैं वो ये काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के एमआईएम के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता परेशान हैं इससे, लेकिन कैसा है कि ऊपर से कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग हर शहर के लोग हमको बताते हैं कि जब इनकी शिकायत की जाती है तो वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि कैसा है, चोर मौसेरे भाई है, इनका जो रिकवरी का मामला था वो लोग जानते हैं, उन तक पहुँचती है। सर आखिरी सवाल, अभी 2 दिन का बकरी